हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं जी वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन किसके ऊपर है? ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के ऊपर वियना कन्वेंशन बैठकर इन्होंने कन्वेंशन की। तो आपको पता है कि प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में क्या फर्क है। कन्वेंशन लेस फॉर्मल होती है कि आप बैठकर कुछ मुद्दों पर सहमति लेकर आते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपने कागजों पर सारी चीजें लिखकर साइन कर दी कि ऐसा होगा ही होगा। ये बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है जी। अडॉप्टेड इन 1985। कब हुआ? 85 में। एंटर इनटू फोर्स इन 1988। इसमें क्या था? प्रमोट करनी है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग किसका? ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द ओजोन लेयर। भी ओजोन लेयर के ऊपर इंसानी एक्टिविटी का क्या क्या प्रभाव हो रहा है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करो और इसके ऊपर रिसर्च को प्रमोट करो। ये बात हुई। टेक कंक्रीट एक्शन अगेंस्ट एक्टिविटीज विद एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ओजोन लेयर। तो जो एक्टिविटीज ओजोन लेयर के ऊपर घातक है, एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो उसके खिलाफ क्या करना है? कुछ एक्शन लेना है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है। ठीक है जी। अब ये थी कन्वेंशन। अब आया है इसी के अंतर्गत फिर बाद में प्रोटोकॉल साइन कर लिया गया, जैसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो जो सब्सटेंस हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल लेकर आए हम वियना कन्वेंशन के कुछ सालों बाद ही, 2-3 साल बाद ही ये हम कन्वेंशन प्रोटोकॉल ले आए। अडॉप्टेड इन 1987, 87 में अडॉप्ट किया एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1989, 89 में ये लागू हो गया। तो पहले आई वियना कन्वेंशन, फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट कॉल्स फॉर स्पेसिफिक एक्शन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। कैसे? बाय फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ किसका? मोस्ट केमिकल्स दैट डिप्लीट ओजोन। तो जो केमिकल्स हैं ज्यादातर जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक, उसका धीरे धीरे कंजम्पशन और प्रोडक्शन को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। ठीक, इसके लिए स्पेसिफिक एक्शन लेने हैं। तो बेसिकली ये किसके ऊपर है? जो सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन को क्या कर देना है? फेज आउट कर देना है, खत्म कर देना है। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील और विकसित देश सब मिलकर हैव इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब समझते हो ना? भी सब ने ओजोन की डिप्लीशन के लिए काम करना है, सबके ऊपर बराबर जिम्मेदारी है, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से चलना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बोथ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैव बाइंडिंग टाइम टारगेटेड एंड मेजरेबल कमिटमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। चाहे उनके जो टारगेट्स हैं टाइम के हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं, कितना टारगेट है वो कम अधिक हो सकता है, पर दोनों कंट्री के क्या है? जो टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग है, बाध्य है, टाइम टारगेटेड है, भी इतने समय में आपने ये काम पूरे करने हैं। एंड मेजरेबल कमिटमेंट्स, भी इतने इतने क्वांटिटी के हिसाब से आपने कमिटमेंट देनी है। ठीक है जी। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज का क्या है? बाइंडिंग है दोनों पर। डिफरेंशिएटेड है, जैसे मान लो कि अगर डेवलप्ड कंट्री ने 2 साल में काम करना है, तो ऐसा हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्री को 3 साल दे दिए गए हैं, 4 साल दे दिए गए हैं, पर दोनों को कुछ ना कुछ टारगेट दिए गए हैं जो कि बाइंडिंग है। अब याद करो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो क्योटो प्रोटोकॉल था, उसमें डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, डेवलप्ड कंट्री पर थे। पर क्योटो प्रोटोकॉल में अपना ये वाला ओजोन के ऊपर है जो हमारा, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें क्या है? डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स हैं। ठीक है जी।
इंडिया बिकेम पार्टी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंडिया इसका पार्टी है? यस, इंडिया इसका पार्टी है, इसका भागीदार है। टू द वियना कन्वेंशन एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1991 एंड 1992 रिस्पेक्टिवली। हमने काफी समय पहले ही इसके पार्टी, हम इसके भागीदार बन गए थे। ठीक है जी। आगे बात आती है जी किगाली अमेंडमेंट। तो किगाली अमेंडमेंट बार बार आ रहा है, इसको फिर ध्यान से पढ़ लेते हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो किगाली अमेंडमेंट किसको है, किस प्रोटोकॉल पर है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर है। ऑन फेजिंग डाउन क्लाइमेट डैमेजिंग रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें क्लोरो नहीं है। हुआ क्या था ना कि हम जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाए तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हटाने के लिए हमने एक विकल्प लेकर आए, हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी, जहां पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो है ना, ऐसे ब्रोमोक्लोरोकार्बन या ऐसे जो सब्सटेंस यूज होते थे जो क्लाइमेट को, जो अपने ओजोन को डिप्लीट करते थे, उसकी जगह पर क्या यूज करना है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है जी। पर हुआ क्या कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स काफी अधिक, इनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, तो ये काफी अधिक गर्मी करते हैं, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को इनपुट देते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, तो इसलिए किगाली अमेंडमेंट आई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बात हम क्लाइमेट चेंज की कर रहे हैं, पर अमेंडमेंट किसको की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये केमिकल आता है। किगाली अमेंडमेंट एम्स फॉर द फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। भी हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स फेज डाउन कर देने हैं, खत्म कर देने हैं, उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन, बाय रिड्यूसिंग देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन करना और कंजम्पशन करना कम करके इसका फेज डाउन कर देना है। द गोल इज टू अचीव ओवर 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजम्पशन बाय 2047। ठीक है ना, कि हमने 2047 तक क्या करना है? 80% से ज्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस कर देना है। मतलब टाइम बाउंड हमने कुछ ना कुछ टारगेट रखे हैं, हम फेज डाउन कर देने हैं। फेज डाउन का मतलब इनकी डाउन कम कर देना है, संख्या कम कर देनी है। गिवन देयर जीरो इम्पैक्ट ऑन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये एक बात है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन को डिप्लीट नहीं करता। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर करंटली यूज्ड एज रिप्लेसमेंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है जी, जो पहले हम यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनकी रिप्लेसमेंट के लिए हम इस HFC लेकर आएंगे। इन एयर कंडीशनिंग कहां यूज होता है? इन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फॉर्म इंसुलेशन। ठीक है जी। पर क्या चक्कर क्या था? However, they are powerful greenhouse gases। तो जो HFC है, हम ले तो आए भी, हाँ भी ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, पर ये क्या था? पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। गड़बड़ हो गई। तो इसी के लिए फिर हम बाद में किगाली अमेंडमेंट लेकर आए। द प्लान आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू कंट्रीज टू हेल्प देम ट्रांजिशन टू क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। ठीक है ना, तो हमने फाइनेंस देना है ताकि क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स लेकर आए हम। ठीक है जी। आगे है जी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। बहुत बड़ी ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये क्या है? लॉन्च्ड इन 2007 में लॉन्च की गई, किसके द्वारा? बाय द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका के देशों ने मिलकर, अफ्रीकन यूनियन ने मिलकर ये वाला इनिशिएटिव लॉन्च किया था। सपोर्टेड बाय UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। भी हमने डेजर्टिफिकेशन कम करना है, रोकना है। डेजर्टिफिकेशन मतलब जमीन का वो हो जाना, मरुस्थलीय बन जाना। इनिशिएटिव टू रिस्टोर अफ्रीकास डिग्रेडेड लैंडस्केप एंड ट्रांसफॉर्म डिग्रेडेड साहेल रीजन। कि जो अफ्रीका का लैंड डिग्रेड हो गया है, उसकी क्वालिटी कम हो गई है, वो रेगिस्तान टाइप बन गया है, वहां पर उपजाऊ शक्ति कम हो गई, तो उसको ट्रांसफर करना और साथ में साथ किसके ऊपर फोकस करना? साहेल रीजन। साहेल रीजन क्या है? नॉर्थ अमेरिका का ना, ये नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा नीचे से, आप इसको नेट पर देख लेना रीजन। ये आपका काफी ना एक ऐसे पूरे का पूरा रीजन होगा, लीबिया,
इजिप्ट ऐसी कंट्रीज के थ्रू होता हुआ, तो वो क्या है, काफी इस जगह पर मरुस्थल है। तो साहेल रीजन को हमने आबाद करना है, ये बात हो गई। मतलब वहां पर इतने पेड़ पौधे लगा देने हैं कि वहां पर हरियाली आ जाए, पूरी वो रीजन आबाद हो जाए, जो डिग्रेडेड लैंड है वो प्रोडक्टिव बन जाए। आगे है नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल लेवल पर बायोफार्मा मिशन, फार्मा मतलब दवाइयां बनानी है, जिसका ओरिजिन कहां से हो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन हो, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। देखते हैं क्या है। इट इज एन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन। इसमें इंडस्ट्री भी है, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। एकेडमिया, एकेडमिक्स भी है, क्योंकि एकेडमिक्स क्या करेगी, रिसर्च करेगी, नए नए प्रोडक्ट लाएगी, और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कौन करेगा, इंडस्ट्री। तो इनका आपस में कोलैबोरेशन है, किसके लिए, फॉर एक्सेलरेटिंग बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो देश में बायोफार्मास्यूटिकल की डेवलपमेंट हो, ठीक है जी। अंडर दिस मिशन, इसके अंतर्गत द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम I3। I3 का मतलब, एक आई का मतलब इनोवेट, दूसरा का मतलब इन, तीसरे का मतलब इंडिया। इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम लेकर आई है सरकार, किसके लिए, टू क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोफार्मा सेक्टर। तो इस बायोफार्मा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम, प्रॉपर सारे संसाधन मुहैया करवाने, प्रॉपर पूरा सिस्टम देना, ठीक, ताकि लोग इसमें पैसा लगाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो, किसकी, बायोफार्मा की, मतलब बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव है वही, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन डेवलप करनी है, मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने हैं, डायग्नोस्टिक्स एंड बायोथेरापेटिक्स, है ना, ये सब डेवलप करने हैं। बिसाइड्स स्ट्रेंथनिंग द क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी। तो जो आपको पता है कि क्लिनिक में, लेबोरेटरी में हम ट्रायल करते हैं दवाइयों का, तो जीव जंतुओं के ऊपर ट्रायल करते हैं, तो इस क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथन करना है। एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैपेबिलिटीज इन द कंट्री। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब जो टेक्नोलॉजियां हमने डेवलप की है, उसको, उसके द्वारा सचमुच में प्रोडक्ट बनाने, उसको मार्केट तक लेके आना, उसके प्रोडक्ट को, ये सब चीजों को बढ़ावा देना। आपने मेन बात ये याद रखनी है, नेशनल बायो फार्मा मिशन इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन है ये, ठीक है जी। और इसके अंतर्गत इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम है। तो इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, बायोफार्मा से, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपने ना कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है जी। आगे है जी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है जी। इनके तेलों के ऊपर मिशन लेकर आए ताकि इनको बढ़ावा दिया जाए। एडिबल ऑयल जो खाने वाले हैं, पाम ऑयल, और दूसरा है पाम ऑयल। इट एम्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। भी जो हम एडिबल ऑयल खाने वाले तेल बाहर से मंगवाते हैं, खासतौर पर पाम ऑयल वगैरह, तो उसको बाहर से मंगवाने की बजाय हम अपने ही देश में पैदा करें, सेल्फ रिलायंस करें। टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस फ्रॉम 60% टू 45% बाय 2024-25 तक। भी काफी हम इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर दें, बाहर से हमको ये वाले तेल मंगवाने ना पड़े। कैसे, बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। भी हम अपने ही देश में ये वाले तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द स्कीम विल बी इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो कहां कहां फोकस होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें फोकस होगा। ड्यू टू द कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस इन द रीजन। क्यों, इसी एरिया पर क्यों फोकस होगा, कि वहां का जो वेदर है वो काफी कंड्यूसिव है पाम ऑयल, एडिबल ऑयल्स, इन सब की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। अंडर द स्कीम ऑयल पाम फार्मर्स, जो पाम ट्री होते हैं ना, तो उससे फिर उनको ग्रो करवाना है ऐसे ट्री को। तो ऑयल पाम फार्मर्स, जो फार्मर्स पाम ट्री को ग्रो कराएंगे, विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको सरकार पैसे से सहायता देगी। एंड विल गेट रिम्यूनरेशन, ठीक है ना, तो उनको पैसे दिए जाएंगे, कैसे, अंडर ए प्राइस एंड वायबिलिटी फार्मूला।
तो उनके लिए स्पेशल क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी सरकार भी, आप पाम ऑयल की खेती करो। ठीक है जी। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। सब वर्ल्ड में सबसे अधिक वेजिटेबल ऑयल का कंज्यूमर कौन है, इंडिया, याद रखना आपने। ऑफ दिस, इस वेजिटेबल ऑयल का कितना है, पाम ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट 55% ऑफ इट्स टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। तो जो हम अपने खाने के लिए तेल का इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसकी होती है, इंपोर्ट करने वाले की, वो है पाम ऑयल। मतलब आधे से भी अधिक हम क्या इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल। ठीक है ना, ऑफ इट्स टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स बात। ठीक है जी। पाम ऑयल इज करंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे अधिक वेजिटेबल ऑयल कौन सा है पूरे वर्ल्ड का जो हम कंज्यूम करती है जनता, वो है पाम ऑयल। ठीक है जी। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल, कॉस्मेटिक वगैरह, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, इन सब में इसका यूज होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या पाम ऑयल का यूज इन में होता है, यस होता है। इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल दैट इट कंज्यूम्स एनुअली। तो जितना हम पूरे एक साल में वेजिटेबल ऑयल्स या एडिबल ऑयल्स कंज्यूम करते हैं उसका सिर्फ हाफ से भी कम हम अब खुद से प्रोड्यूस करते हैं। जितना हम कंज्यूम करते हैं, कहने का मतलब जितना हम कंज्यूम करते हैं उसका आधे से ज्यादा हमको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है जी, ये डाटा इंपॉर्टेंट हो गया। इट इंपोर्ट्स द रेस्ट बाइंग पाम ऑयल फ्रॉम, कहां से आता है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये इंपॉर्टेंट है। पाम ऑयल के लिए ज्यादातर कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया टाइप, इन देशों में पाम ऑयल की खेती काफी होती है। सोया ऑयल कहां से आता है, ब्राजील एंड अर्जेंटीना से। ब्राजील एंड अर्जेंटीना से कौन सा आता है, सोया ऑयल। और सनफ्लावर ऑयल कहां से आता है, रशिया और यूक्रेन एरिया से। तो आप समझ सकते हैं अगर यूक्रेन में पंगा पड़ा है, लड़ाई हुई है, तो हमारा एडिबल ऑयल कौन सा, सनफ्लावर वाला, उसकी इंपोर्ट कम हो जाएगी, इफेक्ट हो गई। आगे है जी, सम ग्रुप्स आर अपोजिंग दिस मूव। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं देखो हमको इतने बड़े स्तर पर पाम ऑयल की खेती नहीं करनी चाहिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि पाम ऑयल की खेती के इंडिया को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमको ये खेती करनी चाहिए या नहीं। तो आपको नफे नुकसान पता होने चाहिए। देखिए वो क्यों इंपोज कर रहे हैं, एज ऑयल पाम इज एन इन्वेसिव स्पीसीज। वो कहते हैं कि ये जो पाम ऑयल का प्लांट है ना, वो इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज हमने पढ़ा कि वो कैसे किसी दूसरी जगह पर जाकर जब उनकी खेती होने लग जाती है तो वो अपने आप के कितने काफी बढ़ते हैं, तो उनकी तादाद बढ़ने लग जाती है। जो लोकल वहां के प्लांट्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं, दूसरे प्लांट की ग्रोथ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो ये इन्वेसिव स्पीसीज है, इसलिए इनसे हमको खतरा है। इट इज नॉट ए नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो अगर देखा जाए तो जिस जिस एरिया में हमने इसको लगाना है तो वहां के ये नेचुरल फसल नहीं है, कुदरती रूप से वो उस एरिया में नहीं पाया जाता। तो जो चीज कुदरती रूप से नहीं पाई जाती उसको अगर आप वहां पर बढ़ावा करोगे तो उसके नुकसान होंगे। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ऑन सॉइल कंडीशंस हैज टू बी एनालाइज्ड। तो हमको पहले ये स्टडी करनी पड़ेगी भाई साहब, हम उसको जब लेकर आएंगे ऐसे पौधों को अपने एरिया में जब पैदा करेंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक, तो वहां की सॉइल पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें हमने स्टडी करनी है। ठीक, इवन इफ इट इज ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया, चाहे हमने नॉन फॉरेस्ट एरिया पर ही खेती क्यों ना करनी हो, कहीं पर भी खेती क्यों ना करनी हो, पहले उसके इम्पैक्ट को अच्छे ढंग से स्टडी कर ले। ये बात है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।